नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक आपका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी अभी पॉलिटी की एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है और हमारा जो प्रीवियस टॉपिक जो करंट में चल रहा है वो है लोकसभा। अभी भी लोकसभा के मंत्रिमंडल की गठन, शपथ वपथ के काम हमारे केंद्र सरकार में भी चल रहे हैं और हमारे यहाँ पढ़ाई का टॉपिक भी चल रहा है लोकसभा। आपको पता है हमारा जो ये सीरीज़ है ये आपका एमसीक्यूज़ का सीरीज़ प्लस विश्लेषण प्लस क्विक रिवीजन पर आधारित है। ये आपके रिवीजन के लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित होगा। अगर आप पढ़ चुके हैं और उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इन टॉपिक से, इन क्वेश्चनों से आपके पूरे टॉपिक का रिवीजन होगा। तो होप सो आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। आपके जो भी डाउट रहते हैं आप कमेंट में पूछ सकते हैं और आप जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ या बता रहा हूँ या जब भी आप देख रहे हैं तो आप कमेंट में आंसर भी लिख सकते हैं। जो भी परेशानी है आप कमेंट में बोल सकते हैं, ज़रूर हमारी संस्था के द्वारा उसको कंसीडर किया जाएगा। और काफ़ी अच्छी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ ये चल रही है, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है क्योंकि अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं तो ये एमसीक्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने 21 क्वेश्चन तक कर लिया था। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? कोरम का मतलब होता है दोस्तों वो न्यूनतम संख्या जिसके बिना बैठक चालू नहीं होगी। लोकसभा में कोरम की जितनी संख्या है, जब उतने सदस्य बैठेंगे तभी बैठक चालू होगी, नहीं तो बैठक स्थगित हो जाएगी। तो हमारा कोरम आपको पता है अनुच्छेद 103 के अनुसार, है ना, अनुच्छेद 103 के अनुसार, ठीक है, 1/10 क्या है हमारा कोरम? 1/10, है ना। न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? कुल सदस्य संख्या का 1/10। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 103 के अनुसार। और ये सदस्य संख्या लोकसभा के लिए कितनी है? लगभग 55 है। जब तक 55 लोग नहीं बैठेंगे लोकसभा की बैठक चालू नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन पर लास्ट क्लास में भी डिस्कशन हो चुका था दोस्तों। अब देखते हैं कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। ये पूछ रहा है कि कौन से राज्य से सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में जाते हैं। आपको पता है दोस्तों कि हमारे यहाँ लोकसभा में जो सीटों का आवंटन है वो जनसंख्या के आधार पर हुआ है ना। और उसके आधार पर सबसे अधिक प्रतिनिधि कहाँ? उत्तर प्रदेश। राज्यसभा में भी सबसे अधिक प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश के हैं और लोकसभा में भी सबसे अधिक प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट है ना। और राज्यसभा की 31 सीट है। और राज्यसभा की कितनी सीट है? 31 सीट है। ये कभी कभी पूछ देता है ना। अभी लोकसभा में उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर चुनाव हुए हैं दोस्तों, आपने देखा भी होगा। इसीलिए उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना, उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल, ठीक। उत्तर बिहार में कितनी है? 40, मध्य प्रदेश में 29, पश्चिम बंगाल में 42, ठीक है दोस्तों, है ना। बिहार में 40, मध्य प्रदेश में 29 और पश्चिम बंगाल में 42। तो आप देखोगे जिस दल का लोकसभा में बहुमत रहता है उसी की सरकार बनती है। तो कोई भी पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो सबसे पहले वो कौन से राज्य में कॉन्सेंट्रेट करती है? उत्तर प्रदेश में। क्यों? क्योंकि वहां 80 सीट है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में। क्यों? क्योंकि वहां 42 सीट है। उसके बाद बिहार में। क्यों? क्योंकि वहां 40 सीट है, ठीक है। तो बड़े बड़े राज्यों में अगर वो सीट ले आएगी तो उसका तो बहुमत वैसे ही सिद्ध हो जाएगा, इसीलिए बड़े राज्यों में करती है। तो ये संख्या आपको, ये 4 राज्य के अगर याद हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है क्योंकि कभी कभी ये पूछा जा सकता है। तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट है 80, है ना। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट है 31, है ना। बिहार में सीट है 40, मध्य प्रदेश में 29 और पश्चिम बंगाल में 42, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? मतलब क्षेत्र के अनुसार, एरिया के अनुसार से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? एरिया के अनुसार सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है लद्दाख। लद्दाख में एक ही सीट है दोस्तों, है ना, लद्दाख, पूरे लद्दाख की एक ही लोकसभा सीट है और लद्दाख सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार क्या है दोस्तों? निर्वाचन सीट है। ठीक है, लद्दाख। वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव की व्यय की अधिकतम सीमा क्या है? इसमें बहुत चीजें बदली है दोस्तों, इस पे बात कर लेते हैं, है ना। अभी चुनाव की व्यय की अधिकतम सीमा मतलब एक प्रत्याशी कितना खर्चा कर सकता है लोकसभा के चुनाव में? ठीक है, एक प्रत्याशी लोकसभा के चुनाव में कितना पैसा खर्चा कर सकता है? ठीक है, तो 2022 से इसमें कुछ बदलाव हुए हैं। लोकसभा का एक प्रत्याशी पूरे चुनाव जीतने के लिए कितना खर्चा कर सकता है? लोकसभा का एक प्रत्याशी पूरा चुनाव जीतने के लिए कितना खर्चा कर सकता है? तो लोकसभा का एक प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए दोस्तों 95 लाख रुपए खर्चा कर सकता है ना। 95 लाख रुपए स्वीकृत अमाउंट है, इससे ज्यादा खर्चा करोगे तो निर्वाचन आयोग आपके ऊपर कार्रवाई कर देगा। तो 95 लाख है बड़े राज्यों में, ठीक है। और छोटे राज्यों में कितना है दोस्तों? छोटे राज्यों में यह है 75 लाख रुपए, है ना। छोटे राज्यों में कितना है? 75 लाख रुपए। मतलब जैसे केंद्र शासित प्रदेश, छोटे राज्यों में 75 लाख रुपए। और कोई बड़ा राज्य है तो वहां पे कितना बड़ा क्षेत्र है? कोई बड़ा क्षेत्र है, लोकसभा के निर्वाचन का कोई बड़ा क्षेत्र है तो वहां पे 95 लाख रुपए खर्चा कर सकता है एक आदमी, ठीक है। और अगर छोटा क्षेत्र है तो वहां 75 लाख रुपए खर्चा करना है। वहीं विधानसभा में, कहां? विधानसभा में एक विधायक चुनाव जीतने के लिए कितना खर्चा करेगा? 40 लाख रुपए। कहां? बड़े क्षेत्र में कितना? 40 लाख रुपए। बड़े क्षेत्र में 40 लाख रुपए और छोटे क्षेत्र में 28 लाख रुपए। छोटे क्षेत्र में 28 लाख रुपए खर्चा करेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको डेटा याद रखना है, ये पूछा जा सकता है कि लोकसभा के लिए एक सीट के लिए चुनाव व्यय की सीमा क्या है? तो बड़े क्षेत्र में है 95 लाख रुपए, छोटे क्षेत्र में 75 लाख रुपए और विधानसभा में बड़े क्षेत्र में 40 लाख रुपए और छोटे क्षेत्र में 28 लाख रुपए है दोस्तों, ठीक है। ये नियत करता है कौन? चुनाव आयोग, कि आपको इससे ज्यादा पैसा नहीं खर्चा करना है। आपको अपने प्रचार प्रसार, माइक, नाश्ता पानी सब में मिला के इससे ज्यादा पैसा नहीं खर्चा करना। और मैं आपको ये भी बता दूं कि चुनाव आयोग डेली रिपोर्ट लेता है कि कितना पैसा खर्चा किए हो आप, ठीक है। उससे ज्यादा जाओगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। ठीक, आगे देखते हैं। लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, है ना, जमानत राशि मतलब दोस्तों वह अमाउंट जो आप चुनाव लड़ते समय जब नामांकन भरते हो तो आपको जमा करनी पड़ती है, ठीक है। वो अमाउंट जो आप चुनाव लड़ते समय नामांकन के समय भरते हो तो कितना पैसा लड़ना है, कितना पैसा देना है लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए, वो पूछ रहा है। तो ये तो सब पुराना डेटा है। नए डेटा के अनुसार हम लोग बात करते हैं कि जमानत राशि, है ना, जमानत राशि, ठीक है, किसके लिए? लोकसभा के लिए जमानत राशि सामान्य वर्ग का कितना है दोस्तों? लोकसभा के लिए जमानत राशि सामान्य वर्ग का है 25,000 रुपए। कितना? 25,000 रुपए। अगर आपको चुनाव लड़ना है लोकसभा का तो आपको अपने नामांकन के साथ कितना पैसा जमा करना होगा? 25,000 रुपए। ये कौन जमा करेगा? सामान्य प्रत्याशी। कौन? सामान्य प्रत्याशी, ठीक है। और एसटी एससी लोकसभा के लिए कितना जमा करेगा? एसटी एससी कास्ट का आदमी कितना जमा करेगा? 12,500, ठीक है, ठीक आधा, है ना। तो लोकसभा में सामान्य आदमी कितना पैसा जमा करके चुनाव लड़ता है? 25,000। और आरक्षित वर्ग का आदमी कितना जमा करता है? 12,500। आपको पता है लोकसभा में केवल एसटी और एससी का आरक्षण है, ओबीसी का नहीं है, ठीक है। तो यहां 2 ही लोग का होगा। वहीं विधानसभा में जमानत राशि, कहां? विधानसभा में जमानत राशि। विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो जमानत राशि क्या होगी? विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो जमानत राशि सामान्य वर्ग के लिए 10,000 रुपए और आरक्षित वर्ग के लिए 5,000 रुपए, ठीक है। आरक्षित वर्ग के लिए कितना रहेगा?
5,000 रुपए, है ना। तो इसमें तो सभी ऑप्शन गलत है, ठीक है। ये पुराना क्वेश्चन है ना। तो ये जबरदस्ती इसलिए रखा गया कि आपको इस पर डिस्कशन कराया जा सके। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपको अपने नामांकन के साथ अपनी जमानत राशि जमा करनी होगी, और वो जमानत राशि सामान्य वर्ग के लिए है 25,000, आरक्षित वर्ग के लिए है 12,500। अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपको नामांकन पत्र के साथ 10,000 रुपए, कितना, 10,000 रुपए, सामान्य वर्ग के लिए 10,000 रुपए और आरक्षित वर्ग के लिए 5,000 रुपए जमा करना पड़ेगा दोस्तों, जमानत राशि, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो। देखिए, चुनाव लड़ने के लिए क्या होता है, जमानत राशि जमा करवाई जाती है, जिस पर अभी डिस्कशन हुआ। लोकसभा के लिए 25,000, सामान्य वर्ग के लिए, आरक्षित वर्ग के लिए 12,500। विधानसभा के लिए जमानत राशि है सामान्य वर्ग के लिए 10,000, आरक्षित वर्ग के लिए 5,000। ये पैसा आप जमा किए हो, ये पैसा आपको वापस मिलेगा कब, जब, ये पैसा आपको वापस मिलेगा कब, जब आपको कुल वैध मतों का 1/6% प्राप्त होगा तब, ठीक है। कुल वैध मतों का 1/6% प्राप्त होगा तब। अगर आप, है ना, लोकसभा या विधानसभा कोई भी चुनाव में कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 हिस्सा नहीं प्राप्त करते हो तो आपका जो जमानत का पैसा दिया हुआ है ना, 25,000, 12,500, वो सब जब्त हो जाएगा, वो सब जब्त हो जाएगा। इसी को बोलते हैं जमानत जब्त होना, इसी को क्या बोलते हैं, जमानत जब्त होना। मान लो ए चुनाव लड़ रहा है लोकसभा का, सामान्य प्रत्याशी है, 25,000 रुपए जमानत राशि जमा किया है, ठीक है। चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने पर पता चला कि चुनाव में कुल कितना वोट डाला गया है, 60 वोट डाला गया है। कितना वोट डाला गया है, 60। तो इसको ये 60 का 1/6 मत मिलना चाहिए, है ना, ठीक है। ये 60 का 1/6 मत मिलना चाहिए। मतलब अगर उसको 10 वोट मिलता है तो उसका ये 25,000 रुपए बच जाएगा। अगर उसको 10 वोट नहीं मिलेगा तो ये 25,000 रुपए निर्वाचन आयोग में जमा हो जाएगा। कहां जमा हो जाएगा, निर्वाचन आयोग में। इसी को बोलते हैं जमानत जब्त होना। बहुत बेइज्जती की बात होती है ये कि ऐसा प्रत्याशी है जो अपनी जमानत नहीं बचा पाया, मतलब इसको इतना कम वोट मिला है कि इसका पैसा भी डूब गया। तो जमानत बचाने के लिए, है ना, जमानत बचाने के लिए कुल वैध मतों का कितना प्राप्त करना आवश्यक है, 1/6। तो यहां तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या होगा, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है दोस्तों, 1/6 वोट प्राप्त होना चाहिए। कुल वैध मतों का ना, वैध जिनकी गिनती हो रही है, जो अवैध मत है गलत तरीके से डाले गए उनको नहीं, कुल वैध मतों का 1/6, ठीक है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ दोस्तों, लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ है 1952 में। आप लोग बोलोगे 1951 में, तो ये अक्टूबर 1951 में चालू हुआ था ये चुनाव, अक्टूबर 1951 में चालू हुआ था। और कब तक चला था ये चला था फरवरी 1952 तक। कब तक चला था, फरवरी 1952 तक। तो हमेशा पूछता है कब हुआ है, तो अधिकतर 1952 ही ले लेते हैं, क्योंकि अक्टूबर 1951 में चालू हुआ था और 1952 में खत्म हुआ था, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था। आपको पता है लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है। पर आपको यह भी पता है कि अगर आपातकाल लगाया गया हो तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। तो 5वीं लोकसभा जो कार्य कर रही थी दोस्तों, कौन सी 5वीं लोकसभा, 1971 से 1976 तक चलना था इसको, ठीक है, 1976 तक चलना था। लेकिन ये चली है कब, 1977 तक। कब चली है, 1977 तक, ठीक है। 1971 से 1976 चलना था, लेकिन ये चली है 77 तक। क्यों, क्योंकि इसी समय आपातकाल लगा दिए थे कौन, इंदिरा गांधी। क्या लग गया था, आपातकाल लगा दी थी इंदिरा गांधी। तो आपको पता है कि जब आपातकाल लगता है तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। तो 1 वर्ष के लिए इसका बढ़ाए थे, खत्म होना था 76 में, ये कला चला कब तक,
1977 तक, फिर 1978 में चुनाव हुए और इंदिरा गांधी हार गई और जनता दल की सरकार बन गई और मोरारजी देसाई क्या बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। फिर वो 78 का चुनाव हुआ, उसके बाद 2 साल में सरकार गिर गई, 1980 में फिर इंदिरा गांधी आ गई थी। ठीक है, तो ये बहुत पूछा जाता है किस लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया गया था, कब, आपातकाल के दौरान। तो कौन सी लोकसभा का, 5वीं लोकसभा का। क्यों, क्योंकि उस समय आपातकाल लगा दी थी कौन, इंदिरा गांधी। ठीक है, ये कहानी तो आपको पता होगी, तो इसका उत्तर होगा 5वीं लोकसभा। लोकसभा का नेता कौन होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत डिस्कशन है इसमें। राष्ट्रपति नहीं होता है, अध्यक्ष नहीं होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। लोकसभा का नेता होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री। आपको पता है दोस्तों, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति क्या नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री। लोकसभा में अनुच्छेद 75 के अनुसार बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति क्या नियुक्त करेगा, प्रधानमंत्री। तो लोकसभा का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। अगर लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है, ये आपको पता चल गया। पर आपको पता है कि कई ऐसे भी नेता हुए हैं जो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने हैं। कहां से बने हैं, राज्यसभा से। उस समय लोकसभा का नेता कौन बनाएंगे, उस समय लोकसभा का नेता किसी मंत्री को बनाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री लोकसभा में बैठ सकता है, बात कर सकता है, सब चीज कर सकता है, पर वोट नहीं दे सकता। क्यों, क्योंकि वो वहां का सदस्य है नहीं। पर लोकसभा का नेता कौन होता है, हमेशा प्रधानमंत्री होता है। समझिए बात को। अभी मोदी जी चुनाव जीते हैं कहां, वाराणसी से लोकसभा चुनाव जीते हैं, उनकी पार्टी सबसे बहुमत में है, तो वो गठबंधन करके सरकार बना रहे हैं। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा। तो लोकसभा का नेता कौन हो गया, प्रधानमंत्री हो गया। सपोज दैट अगर मोदी जी राज्यसभा सदस्य होते, जैसे कौन थे आपके, जैसे मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे लेकिन राज्यसभा सदस्य थे, तो क्या वो लोकसभा के नेता थे क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है जो लोकसभा का सदस्य हो। अगर लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री नहीं है ना, तो फिर किसको बनाएंगे, किसी वरिष्ठ मंत्री को बनाएंगे जो लोकसभा का सदस्य हो। अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा से आ जाता है, प्रधानमंत्री राज्यसभा से आता है, तो लोकसभा का प्रधानमंत्री अगर राज्यसभा से आता है तो लोकसभा का नेता किसको बनाया जाएगा, किसी मंत्री को, वरिष्ठ मंत्री को बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ही होगा। अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा से है तो वो लोकसभा का नेता नहीं होगा। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता तभी होगा जब वो लोकसभा से होगा। डिस्कशन समझ में आ गया। तो अभी मोदी जी लोकसभा से हैं, इसलिए लोकसभा के नेता मोदी जी ही होंगे। लेकिन सपोज दैट अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा से आता है तो लोकसभा का नेता किसी वरिष्ठ मंत्री को बना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप सो कि आप लोग को ये डिस्कशन समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो तक लास्ट में बने रहेंगे, काफी हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया दोस्तों, है ना। लोकसभा अथवा राज्यसभा की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य है। चलिए उसके बाद भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत दल वाले नेता को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। अध्यक्ष का पद बहुमत दल वालों को जाता है और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। ऐसा नियम है क्या, ये पूछ रहा है। चलिए डिस्कशन चालू करते हैं। आपको पता है, आपने वो पिक्चर देखी होगी दोस्तों, भूतनाथ 2 पिक्चर देखी होगी, है ना। आपने भूतनाथ 2 पिक्चर देखी होगी। उसमें इलेक्शन रिफॉर्म की बहुत जबरदस्त बात कही गई है। ठीक है, भूतनाथ 2 में इलेक्शन रिफॉर्म की बहुत जबरदस्त बात की गई है। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। ठीक है, हमारे किसी भी सीट में अधिकतर 65 से 70% मतदान होते हैं। हमारे कोई भी चुनाव क्षेत्र में अधिकतम 65 से 70% ही वोट डल पाते हैं। ठीक है, अब पहला क्या बोल रहा है कि भाई चुनाव जीतने के लिए कितना, चुनाव जीतने के लिए मतदान का कम से कम 50%, किए गए मतदान का कम से कम 50% पाना जरूरी है। समझिए बात को। जाहिर सी बात है, जीत तो तभी होगी ना जब आधे से अधिक आप लाओगे। ठीक है, जीत तो तभी होगी जब आधे से अधिक आप लाओगे। पर अपने चुनाव में ऐसा नहीं है, अपने चुनाव में ऐसा नहीं है। आपको
आधे से अधिक वोट नहीं पाना है दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा वोट पाना है। ठीक है, ये मैं समझाता हूं। अगर मान लो किसी चुनाव में 70% मतदान हुआ है तो जीतेगा कौन? इस लाइन के अनुसार कौन जीतेगा? जिसको 35% से ज्यादा वोट मिले, मतलब जिसको लगभग 36% वोट मिले वो जीतेगा। लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं होता। हमारे यहां जो चुनाव में जीत की पद्धति है उसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, है ना, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जो आदमी सबसे ज्यादा वोट पाता है वही जीतता है। सपोज दैट 70% वोटिंग हुआ है और जो आदमी 36% लाएगा वही जीतेगा नियम के अनुसार। लेकिन अपने यहां नहीं होता। अपने यहां जीत का जो नियम है वो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, है ना, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इसमें क्या होगा, ये 70% में, ठीक है, ये 70% में आपको 7% ए को मिला, फिर 70% में, ठीक है, 14% बी को मिला, फिर 70% में, है ना, 21% किसको मिला बताइए? 21% सी को मिला। ठीक, अब कितना प्रतिशत खत्म हो गया, है ना, 42% खत्म हो गया। अब बचा हुआ कितना प्रतिशत? बचा हुआ 70 में अपन 42 घटाते हैं, तो आपका बचा कितना? 28। बचा हुआ 28% वोट मिला किसको? डी को। तो जीतेगा कौन दोस्तों? आप ये समझिए, ठीक है, ये समझिए। 70% वोट में नियम से जीतना किसको चाहिए? 36 वाले को। लेकिन हमारे यहाँ ये नियम नहीं है। हमारे यहाँ आधे से अधिक वोट पाना जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ सभी प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा वोट पाना जरूरी है। हमारे यहाँ सभी प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा वोट पाना जरूरी है। अब 70% वोटिंग हुआ है तो 70% वोटिंग का 7% वोट मिल गया ए को, 14% वोट मिल गया बी को, 21% वोट मिल गया किसको? सी को। ठीक है, 21% वोट मिल गया सी को, है ना, ठीक, 21% वोट मिल गया सी को। तो 21 और 21 कितना हो गया? 42 हो गया। बचा कितना? 28% वोट, है ना, बचा कितना? 28% वोट। और 28% वोट मिल गया किसको? डी को। 28% वोट मिल गया किसको? डी को। तो सबसे ज्यादा वोट कौन पाया है? डी। डी पाया है तो डी क्या हो जाएगा? विजयी हो जाएगा। सबसे ज्यादा वोट कौन पाया है? डी। तो डी क्या हो जाएगा? विजयी हो जाएगा। ठीक है, डी विजयी हो जाएगा। पर आप देखो, क्या डी को आधे से अधिक वोट मिला है? नहीं, डी को इन सब में सबसे ज्यादा वोट मिला है, इसीलिए विजयी कौन हो जाएगा? डी। तो ये लाइन तो गलत है। हमारे यहां फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, मतलब कुल में से जो सबसे ज्यादा लाएगा उसको विजयी घोषित किया जाता है। 50% वालों को घोषित नहीं किया जाता, जो सबसे ज्यादा लाएगा उसको घोषित किया जाएगा। तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, भारत के संविधान में अधिकतर लोकसभा अध्यक्ष बहुमत दल वाला ही बनता है, लेकिन एक सद्भावना के अनुसार उपाध्यक्ष विपक्ष वाले को बना देते हैं। पर ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है। हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष बहुमत दल के ही किसी आदमी को बनाया जाता है। पर ऐसा जरूरी नहीं है ना, कि हर बार हो। बहुमत दल के नेता को बहुमत दल के आदमी को ही क्या बन जाता है? अध्यक्ष। और विपक्ष के आदमी को क्या बनाता है? उपाध्यक्ष। पर ऐसा कहीं लिखा नहीं है, तो ये अनिवार्य नहीं है। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसमें ऑप्शन ना तो ए ना ही बी, तो डी, इसका क्या होगा? डी सही होगा। क्योंकि हमारे यहां चुनाव कौन जीतता है? जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला हो। तो 50% वाली बात नहीं है। ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, लोकसभा में अधिकतर बहुमत दल का आदमी ही अध्यक्ष बनता है क्योंकि उसका बहुमत है, और उपाध्यक्ष विपक्ष वाले को बना देते हैं। पर ऐसा कहीं लिखा नहीं है, तो यह भी क्या है? गलत है। तो ऑप्शन होगा डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है।
देखिए नियुक्त तो नहीं किया जाता, नियुक्त कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति क्या नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री। मनोनीत मतलब मन से बैठा देना, यह भी नहीं होता है। निर्वाचित मतलब उसके लिए जनता से चुनाव कराना, यह भी नहीं होता। क्या होता है? सदस्य अपने में से। अभी लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, कल आपको बताया था ना प्रोटेम स्पीकर वाली बात, है ना? तो प्रोटेम स्पीकर वाली बात कराया था। प्रोटेम स्पीकर क्या करवाता है? सबसे पहले नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है, फिर अध्यक्ष का चुनाव। चुनाव मतलब चयनित। तो लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है? चयनित होता है अपने लोगों में से। ठीक है। निम्न से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? राष्ट्रपति लेता है, उपराष्ट्रपति लेता है, प्रधानमंत्री लेता है। कौन नहीं लेता? स्पीकर नहीं लेता। क्योंकि स्पीकर किस चीज की शपथ लिया रहता है? लोकसभा सदस्य की शपथ लिया रहता है। किसकी? लोकसभा सदस्य की। लोकसभा सदस्य की शपथ लेता है। ये स्पीकर पद की शपथ नहीं लेता, लोकसभा सदस्य की शपथ लेता है, स्पीकर पद की शपथ नहीं लेता। तो ऑप्शन होगा सी, क्योंकि लोकसभा सदस्य को सबसे पहले क्या, कौन? प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित लोकसभा के सदस्यों को क्या करता है? शपथ दिलाता है, फिर उनसे एक स्पीकर का चुनाव करवाता है। तो चुनाव करवाने के बाद कहानी खत्म, स्पीकर पद की शपथ नहीं लेता, वो लोकसभा सदस्य की शपथ लेता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? लोकसभा के अध्यक्ष का पद है अनुच्छेद 93 में। लोकसभा के अध्यक्ष का पद है अनुच्छेद 93 में। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष का पद है अनुच्छेद 93 में, और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का त्याग पत्र है अनुच्छेद 94 में। तो अनुच्छेद 94 के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष को। हमेशा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से? नहीं। प्रधानमंत्री? नहीं, इनमें से कोई नहीं। लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से। जैसे राज्यसभा के अध्यक्ष मतलब उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है? राज्यसभा के तत्कालिक सदस्यों के बहुमत से। अगर वो पास कर देते हैं प्रस्ताव राज्यसभा में, राज्यसभा के सदस्य सामान्य बहुमत से अगर अपना प्रस्ताव पास कर देते हैं, तो आपका राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और ऐसे प्रस्ताव पर कौन सहमत हो? लोकसभा सहमत हो। और लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना है तो लोकसभा के सदस्य अपने सामान्य बहुमत से अगर संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद से हट जाएगा, और पद से हट जाएगा तो पद पे कौन आएगा? फिर उपाध्यक्ष आएगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन बी, सामान्य बहुमत से। चलिए, प्रोटेम स्पीकर, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है ना? प्रोटेम स्पीकर क्या होता है मैं बता दे रहा हूं, कल इस पे एक डिस्कशन हुआ था, आज उसको फिर से रिपीट कर देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का पद कभी खाली नहीं रहता। जब तक नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक पुराना अध्यक्ष जो लास्ट टाइम था वही पद पर बना रहेगा। ठीक है, जब लोकसभा की पहली बैठक चालू होगी, जब लोकसभा की पहली बैठक चालू होगी तो अध्यक्ष पद पर कौन रहेगा? पुराना स्पीकर रहेगा। राष्ट्रपति क्या करेगा? पुराने स्पीकर को हटाने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करेगा। पुराने स्पीकर को हटाने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करेगा, क्योंकि पुराने वाले का तो कार्यकाल खत्म हो गया है। प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर किसको बनाएगा? सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य। वरिष्ठ सदस्य मतलब जो सबसे ज्यादा समय लोकसभा में बिताया हो, जिसका कार्यकाल सबसे ज्यादा हो, तो वो वरिष्ठ हो गया। एज के अनुसार वरिष्ठ नहीं, कार्यकाल के अनुसार वरिष्ठ। उसको क्या बनाएगा? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर को क्या दिलाएगा? राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिला दिया। अब प्रोटेम स्पीकर शपथ ले लिया मतलब वो कार्य करने के लिए एलिजिबल हो गया। तो प्रोटेम स्पीकर को पद कौन दे देगा? पुराना स्पीकर प्रोटेम स्पीकर को पद दे दिया। अब प्रोटेम स्पीकर मतलब अस्थायी अध्यक्ष। प्रोटेम स्पीकर मतलब अस्थायी अध्यक्ष। नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। शपथ भी कौन दिलाया? राष्ट्रपति। अब प्रोटेम स्पीकर शपथ ले लिया मतलब लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेने लायक हो गया। बाकी नवनिर्वाचित लोग शपथ नहीं लिए हैं, तो प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा? जितने नवनिर्वाचित सदस्य हैं सबको शपथ दिलाएगा। प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा? जितने नवनिर्वाचित सदस्य हैं सबको शपथ दिलाएगा। अब उन लोग शपथ ले लिए मतलब वो लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। दूसरा काम क्या करेगा? प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष पद का चुनाव करवाएगा। वो एक आदमी का नाम प्रपोज करेगा कि इसको अध्यक्ष बनाना है, अब बाकी लोग उसमें हाथ उठा के या ध्वनि मत से वोट देंगे। अगर वो उसको ज्यादा वोट ले देंगे तो आदमी क्या बन जाएगा? अध्यक्ष बन जाएगा। जब वो अध्यक्ष बन गया तो प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष का चुनाव कराने के बाद जो स्थायी अध्यक्ष है
जो चुना हुआ है उसको पद देगा और वो हट जाएगा। ठीक है, तो अब अध्यक्ष पद पर कौन आ गया? स्थायी अध्यक्ष आ गया। तो ये होती है पूरी कहानी। तो प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? ये तो नहीं होता है ना। स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्रवाई का संचालन कौन करता है? स्पीकर के में जब अध्यक्ष नहीं रहेगा तो उपाध्यक्ष रहेगा। स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना ना हो, यह भी नहीं है। केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्र को चेक करना, यह भी नहीं है। वो क्या करता है? सबसे पहला काम, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किस लिए की जाती है? दो काम के लिए की जाती है। पहला, नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए, और दूसरा किस लिए? दूसरा, अध्यक्ष पद का चुनाव करने के लिए। नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए और अध्यक्ष पद का चुनाव करने के लिए। तो ऑप्शन बी सही है। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को? बिल्कुल नहीं। पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को नहीं। पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को नहीं। किसको? नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य में से एक, जिसका कार्यकाल लोकसभा में ज्यादा हो, उसको। तो ऑप्शन होगा सी। होप सो आपको ये डिस्कशन समझ में आ रहा होगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं। कास्टिंग वोट होता है मतलब निर्णायक मत। अब लोकसभा का अध्यक्ष चुनाव भी हो गया, लोकसभा की कार्रवाई भी प्रारंभ हो गई। मान लो किसी बात पर बहस हुआ और बहस के बाद उस पर वोटिंग हो रहा है। वोटिंग हो रहा है तो क्या होगा? देखिए, लोकसभा की पूरी कार्रवाई का संचालन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष सबको बोलने का मौका दिया, उसके बाद क्या हो रहा है? वोटिंग हो रहा है कि इसको पास करना है या नहीं करना है। अगर वोटिंग में टाई हो गया, दोनों तरफ बराबर वोट आ गया, तभी लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत डालेगा। लोकसभा अध्यक्ष सामान्य परिस्थिति में मत नहीं डालता। कोई भी अध्यक्ष, चाहे लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, विधानसभा का हो, निर्णायक परिस्थिति में मत डालता है, सामान्य परिस्थिति में मत नहीं डालता। सपोज दैट अगर किसी मामले पर मतदान हुआ है ना, किसी मामले पर मतदान हुआ है, ठीक है, और 100 लोग टोटल थे, 100 लोग टोटल बैठे थे। अब उन लोग वोटिंग किए तो 50-50 वोट बढ़ गया, तो ये तो टाई हो गया ना, कोई डिसीजन ही नहीं आया। तब जब टाई होगा तो कौन? अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देगा। अध्यक्ष क्या देगा? अपना निर्णायक मत। टाई होने की स्थिति में अध्यक्ष जब अपना निर्णायक मत देता है, उसी को कास्टिंग वोटिंग कहते हैं, है ना। तो मान लो अगर वो इधर वोट देगा तो ये 51 हो जाएगा और ये जीत जाएगा, और उसके बाद क्या होगा? प्रस्ताव पास हो जाएगा, है ना। तो आप ये चीज मान लीजिए कि कोई भी अध्यक्ष सामान्य परिस्थिति में, फिर से बोल रहा हूं, सामान्य परिस्थिति में वोट नहीं देता। जब ड्रॉ हो जाएगा, टाई हो जाएगा, तो निर्णायक मत देगा। तो निर्णायक मत देता है अनुच्छेद 100 के अनुसार, ठीक है। यह भी अनुच्छेद 100 के अनुसार अपना निर्णायक मत देता है ना। ठीक है, अनुच्छेद 101 के अनुसार, अनुच्छेद 101 के अनुसार क्या करता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना कास्टिंग वोट का प्रयोग करता है। कब करता है? जब क्या होगा? टाई हो जाएगा, निर्णायक मत देना होगा। वर्तमान सरकार को बचाने हो तो नहीं, किसमें? जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो जाए, तब क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देगा। उसको निर्णायक मत बोलते हैं, कास्टिंग वोटिंग। सामान्य परिस्थिति में नहीं देता, ठीक है। चलिए, संविधान का निम्न अनुच्छेद में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा? मैं बोला ना, जब मत बराबर हो जाएगा तो निर्णायक मत कौन देगा? निर्णायक मत देगा लोकसभा अध्यक्ष। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 101 के अनुसार, अनुच्छेद 101 के अनुसार, ठीक है, अनुच्छेद 101 के अनुसार, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको पता है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। उसके बाद बने अनंत संयम अयंगर। उसके बाद 15वीं लोकसभा में पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार।
16वीं लोकसभा में दूसरी महिला अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, और 17वीं लोकसभा में कौन? ओम बिरला। 18वीं लोकसभा का भी अध्यक्ष का चुनाव होना है। तो पहले लोकसभा अध्यक्ष बहुत पूछता है, कौन थे? जीवी मावलंकर, और दूसरे थे अनंत संयम अयंगर। ठीक है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। बाबू जगजीवन राम की बेटी जी थी ये मीरा कुमार। कौन से? 15वीं लोकसभा में पहली महिला अध्यक्ष 15वीं लोकसभा में। 16वीं में कौन हुआ? सुमित्रा महाजन, दूसरी महिला अध्यक्ष। 17वीं में कौन हुए? ओम बिरला, अभी 18वें का होना है। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहा हो तो उसे एक अधिकार प्राप्त है ना, लोकसभा में विचार विमर्श में भाग लेने का नहीं, सदस्य के रूप में मतदान करने का नहीं, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं रखते हैं भैया। ये भी नहीं, क्या? मत बराबरी की अवस्था में मतदान करने का। देखिए भाई, लोकसभा अपने ही सदस्य में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनती है, ठीक है, और लोगों का भी नाम रहता है जो पीठासीन होंगे, उतना डीप नहीं जाना है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ही चुनाव करती है। अध्यक्ष क्या करता है? पूरा संचालन करता है लोकसभा का। मान लो सपोज दैट वो नहीं है तो उसके जगह कौन काम करेगा? उपाध्यक्ष। अब उपाध्यक्ष काम कर रहा है तो वो सेम कैसे काम करेगा? अध्यक्ष जैसे। तो वो क्या करेगा? निर्णायक मत देगा। बराबरी की अवस्था में क्या करेगा? निर्णायक मत देगा। परंतु अगर अध्यक्ष है और काम कर रहा है तो उपाध्यक्ष कहां बैठेगा? लोकसभा में। फिर वो कैसे काम करेगा? सामान्य सदस्य की तरह काम करेगा। ठीक है। अध्यक्ष है, अध्यक्ष काम कर रहा है तो अध्यक्ष निर्णायक मत देगा, और जब अध्यक्ष काम कर रहा है तो उपाध्यक्ष सामान्य सदस्य की तरह बैठेगा, और सामान्य सदस्य की तरह बैठेगा तो सामान्य मतदान करेगा। लेकिन अध्यक्ष नहीं है और उपाध्यक्ष गद्दी पे बैठ गया है अध्यक्ष बनके, तब वो क्या करेगा? सिर्फ निर्णायक मत देगा, फिर वो सामान्य मत नहीं देगा। तो ये एक होगा, मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में काम करता है? लोकसभा का सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष की देखरेख में काम करता है। ये बहुत बार पूछा गया है। विधानसभा सचिवालय किसकी देखरेख में काम करता है? विधानसभा अध्यक्ष। और लोकसभा का सचिवालय लोकसभा के अध्यक्ष की देखरेख में काम करता है। तो ये हमारा लोकसभा खत्म हो गया दोस्तों। होप सो आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, आपको ये डिस्कशन समझ में आ रहा होगा। यकीन मानिए ये आपके एग्जाम के टाइम में रिवीजन के लिए बहुत कारगर सिद्ध होंगे। हम उन क्वेश्चनों, उन प्रश्नों का संकलन लाते हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उन टॉपिक से प्रश्नों को लाया जाता है जो थोड़े इंपॉर्टेंट है, जिसकी चांसेस ज़्यादा है पेपर में आने के। तो आप यकीन मानिए कि आपके रिवीजन के टाइम में ये सीरीज बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसी तरह आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ बने रहिए, हमारे साथ मिलकर चलिए। यकीन मानिए दोस्तों, हम मिलकर कुछ नया करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। ठीक है। यही शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। ठीक, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सफल रहिए, स्वच्छ रहिए, और निरंतर पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।